नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कल बैठक हुई उस बैठक का मतलब क्या रह गया। पूरे चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन जैसी कोई बात आपको महसूस हुआ? हमें तो बिहार में महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कोई इंडिया गठबंधन भी है। किस चुनावी एजेंडे के साथ हम सब लोगों का प्रचार अभियान एक तरीके से हो, सब लोगों का प्रचार को लेकर कोऑर्डिनेशन हो, बूथ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन हो, प्रचार अभियान के दौरान कोऑर्डिनेशन हो, मुद्दे को लेकर कोऑर्डिनेशन हो, कभी दिखाई नहीं दिया। लगा ही नहीं कि गठबंधन कोई है जो चुनाव लड़ रहा हो। 2015 में यहां लालू और नीतीश साथ चुनाव लड़ रहे थे। जितनी बार मोदी बिहार आए उतनी बार शाम को नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उनके हर एक सवाल का वो जवाब देते थे और उसका असर इतना व्यापक पड़ा कि मोदी को बिहार आने के बाद संभल कर डाटा रखना पड़ता था, संभल कर अपनी बात रखनी पड़ती थी। कुछ सवालों को तेजस्वी ने जरूर उठाया परिवारवाद को लेकर, लेकिन उन बातों को थोड़े समय बाद उस तरीके का हवा नहीं निकला, हवा निकल गई उस बात की। तो ये चीजें जो बैठक के बाद जो अभी बैठक हो रही थी पिछले, आप बताइए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत तो बिहार से हुई थी ना। पूरे 3 महीने तक जब तक चुनाव होता रहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या कोई इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हुई, कुछ भी हुआ, कोई देखने वाला रहा? क्या है पार्टी? कुछ नहीं। चुनाव की घोषणा हुई, आनंद फानंद में सीटों का बंटवारा कर लिए, चल अब जाइए अपना अपना प्रचार करते रहिए। कभी प्रचार का वो चीज़ें देखने को मिले? एक बार दिल्ली में सब लोग मिलकर प्रचार अभियान की शुरुआत की। बीच में ममता बनर्जी कहते कि हम इंडिया गठबंधन के हैं भी, लेकिन सीटों का तालमेल नहीं हुआ। बिहार में तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को जैसे उठा कर सीट दे दिया गया कि ये ले लीजिए। ये कभी नहीं रहा कि हम कांग्रेस को कहाँ की सीट दें जिससे महागठबंधन या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगा। अरे कुछ भी है, कांग्रेस के पास नेशनल नैरेटिव था जिसके सहारे वो राजनीति को साध सकते थे, लेकिन कहीं बनता हुआ नहीं दिखा कि हम यहाँ पे सीट दें जिसके अगल बगल के 2 सीटों पर लाभ मिलेगा महागठबंधन के उम्मीदवार को। किस जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, मिल बैठकर बात करते। एक बार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं संयुक्त रूप से। उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग, सीट अलग अलग दे रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग हो रहा है, मतलब कभी ज्वाइंटली दिखा ही नहीं। तो ऐसे में अब कल के बैठक का मतलब क्या रह गया? और ईवीएम को लेकर हम 298 सीटें जीत रहे हैं, विपक्ष का ये एग्जिट पोल है, ये सारी बातें एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने को लेकर हो सकता है। तेजस्वी यादव की बातें को मीडिया में दर्शाना और मीडिया वाले के बीच ये चीज़ें लेकर आना कि भाई हम 251 सभा किए हैं, वो सारी चीज़ें रही। लेकिन कल बैठक में शामिल होकर आप क्या संकेत देना चाहते थे देश को? क्या संकेत गया? मतलब यही ना कि अगर एग्जिट पोल के अनुसार अगर मोदी को सीट आ गया तो ईवीएम बदल दी, यही आप मैनेज कर बातों को आप कहेंगे? और क्या कह सकते हैं? ये जहां ईवीएम पर वोट पहुंचाने की बारी थी उस समय आप अलग अलग रहे, अलग अलग राग, अलग अलग धुन बनाते रहे, सब अपनी अपनी धुन में लगे रहे। लेकिन जब अब रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट अनुकूल नहीं हुआ तो कहने के लिए सब लोग एक साथ हो जाइएगा कि ईवीएम बदल लिया है, ईवीएम बदल लिया है। तो ये ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई आधी अधूरी तरीके से नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई के लिए सब साथ मिलकर लड़ने की जरूरत थी, जो कहीं दिखा नहीं। इंडिया गठबंधन का दिखा ही नहीं कि कोई गठबंधन है, सब अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। चलिए, कोशिश जरूर की गई है कि हम सब लोग साथ हैं। आने वाले समय में सारे विपक्ष इस तरीके से एकजुट रहे तो मोदी की संख्या बल जो भी हो, लेकिन एक बड़ा दबाव मोदी पर रहेगा। और इस बार सड़कें सूनी नहीं रहेंगी, ये भी सुन लीजिए, और संसद आवारा नहीं होगा, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि इस बार जिस तरीके का मैंडेट जिनके पक्ष में जाएगा, जनता ने अपनी बात को बड़ी मजबूती से रखा है ईवीएम पर, और इस बात की समझ राहुल को भी है और इस बात की समझ मोदी को भी है। तो 2024 का चुनाव जो है ना, और उसका जो परिणाम है, 18वीं लोकसभा का जो गठन होगा,
जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा बात बनाने का। काम आते ही आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी अलोकप्रियता झेलनी पड़ेगी सरकार को जिसका अंदाज़ा शायद मोदी को भी नहीं है।